अस्सलाम वालेकुम। महा टीईटी के तमाम मुअज़्ज़ज़ उम्मीदवारों का इरशाद वहनुआर चैनल की इस खास मास्टर क्लास में बहुत बहुत इस्तक़बाल है। आज हम साइंस के एक इंतहाई अहम मौजू बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पर बात करने वाले हैं। लेकिन हाँ, शुरू करने से पहले एक ज़बरदस्त ऐलान। इस सेशन के तमाम अहम PDF नोट्स और प्रैक्टिस क्विज का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो सेशन के बाद डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिएगा ताकि आपकी तैयारी बिल्कुल पक्की हो सके। हेलो साथियों, आज के इस साइंसी सफ़र के लिए मैं तो बेहद पुरजोश हूँ। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे इम्तिहानात में पक्के सवालात बनते हैं। तो बस अपनी कॉपी और कलम निकाल लीजिए, क्योंकि आज हम बहुत कुछ नया और दिलचस्प सीखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन की ज़रूरत को समझेंगे, फिर विटेकर के मशहूर 5 किंगडम्स, उसके बाद माइक्रोब्स यानी मोनेरा से लेकर फफूंद तक, और फिर वायरस और बैक्टीरिया पर बात होगी। आखिर में हम पिछले सालों के पर्चों के सवालात और कुछ मुतवक्का सवालात भी हल करेंगे। बिल्कुल, और सबसे अहम बात, आपको इस सेशन के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहना है, क्योंकि वो जो पिछले सालों के सवालात और लॉजिकल रीजनिंग वाले सवालात हैं ना, वो आपकी इम्तिहान की तैयारी के लिए एकदम गेम चेंजर साबित होंगे। तो मिस मत कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, यानी हयाती तनव्वुअ और जमात बंदी की ज़रूरत। अब देखिए, दुनिया में करोड़ों जानदार मौजूद हैं। अगर हम 2011 की शुमारी की बात करें तो ज़मीन पर तकरीबन 87 मिलियन अक़साम के जानदार पाए जाते हैं। इतने बड़े हयाती तनव्वुअ यानी बायोडाइवर्सिटी को समझने के लिए उन्हें मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम करना यानी क्लासिफाई करना एक तरह से मजबूरी थी। अरे बाप रे, 87 मिलियन! इतनी बड़ी तादाद को तो वैसे ही याद रखना नामुमकिन है। तो जाहिर है कि इस उलझी हुई पहेली को सुलझाने के लिए किसी न किसी को तो शुरुआत करनी ही थी। तारीख में इतने बड़े काम का आगाज आखिर हुआ कैसे? तो ये कोई एक दिन का काम नहीं था, बल्कि एक तवील सफ़र था। 1735 में कार्ल लिनियस ने जानदारों को 2 ग्रोहों यानी नबातात और हैवानात में तकसीम करके शुरुआत की। फिर 1866 में हैकल आए, उन्होंने 3 ग्रोह बनाए। फिर 1925 में चिटन, 1938 में कोपलैंड ने तब्दीलियां की, और आखिरकार 1969 में रॉबर्ट विटेकर ने जदीद 5 इक़लीमी निज़ाम पेश किया, जिसे आज हम मानते हैं। वाओ, मतलब सदियों की बहस और साइंसी तहकीक के बाद हम इस जदीद निज़ाम तक पहुंच पाए हैं। साथियों, ये टाइमलाइन आपके इम्तिहान के नुक्ते नज़र से बहुत अहम है, तो इसे अपने नोट्स में ज़रूर हाईलाइट कर लीजिएगा। अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, यानी रॉबर्ट विटेकर का 5 इक़लीमी निज़ाम। अब जो चीज़ यहाँ वाकई कमाल की है वो ये है कि विटेकर ने किस मंतिक पर यह पूरी इमारत खड़ी की। उन्होंने जानदारों को सिर्फ बाहर से नहीं देखा, बल्कि खुलिये की गहराई तक गए। जी हाँ, और सच कहूं तो यही वो फैसला कुन मोड़ था जिसने जदीद टैक्सोनॉमी को एक नई शक्ल दी। तो चलिए समझते हैं कि वो बुनियादी असूल आखिर थे कौन से। होस्ट 1 ने जो 5 बुनियादी उसूल अपनाए, उनमें पहला था खुलवी साख्त की पेचीदगी, मतलब खुलिया प्रोकैरियोट है या यूकैरियोटिक। दूसरा, जानदार यकखलवी है या कसीर खलवी। तीसरा और सबसे अहम, तग़ज़िया का तरीक़ा यानी उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। चौथा, उनका लाइफस्टाइल, और पांचवा, उनका नस्ली इर्तकाई ताल्लुक। यहाँ मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। जो उम्मीदवार उर्दू और इंग्लिश दोनों में तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये इस्तिलाहात याद रखना बड़ा काम आएगा। जैसे तग़ज़िया का तरीका को हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। पौधे खुद कफील यानी ऑटोट्रॉफिक हैं, और जानवर गैर कफील यानी हेट्रोट्रॉफिक। ये अल्फाज तो अक्सर टीईटी के पर्चों में नजर आ ही जाते हैं। और ये जो फ्लो चार्ट आप देख रहे हैं ना, ये बड़ी खूबसूरती से इस पूरे निज़ाम को वाज़े कर देता है। देखिए, जानदार सबसे पहले 2 हिस्सों में बट रहे हैं। एक तरफ है प्रोकैरियोट्स यानी गैर वाज़े मरकज़ा बरदार, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आलम मोनेरा आता है, और दूसरी तरफ है यूकैरियोट्स यानी वाज़े मरकज़ा बरदार, जिसमें बाकी चारों आलम यानी प्रोटिस्टा, फफूंद, नबातात और हैवानात शामिल हैं। बिल्कुल, और अगर आप गौर करें तो ये चार्ट तो एक मुकम्मल दिमागी नक्शा यानी मेंटल मैप है। अगर कोई बेसिक लर्नर सिर्फ इस फ्लो चार्ट को ही जहन में बिठा ले तो वो आराम से बता सकता है कि यकखलवी और वाज़े मरकज़ा बरदार जानदार सिर्फ आलम प्रोटिस्टा की कैटेगरी में आते हैं। है ना कमाल की बात?
ٹھیک ہے، تو یہاں ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے تمام امیدواروں کو یاد دلاتا چلوں کہ آپ کی بہترین تیاری کے لیے ہماری سائنس کی مکمل پلے لسٹ کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ وہاں آپ کو ہر ٹاپک پر بڑی ڈیٹیل میں اسباق مل جائیں گے، تو اسے ضرور چیک کیجیے گا۔ اور ہاں، اب تک جو ہم نے یہ 5 عالم پڑھے ہیں، آپ سب کا پسندیدہ عالم کون سا ہے؟ ذرا جلدی سے کامنٹ باکس میں لکھ کر بتائیں کہ کون سا کنگڈم آپ کو سب سے زیادہ دلچسپ لگا اور کیوں۔ میں دیکھ رہا ہوں، دیکھتے ہیں کس کا کامنٹ سب سے زبردست ہوتا ہے۔ چلیے اب چلتے ہیں اپنے تیسرے حصے کی طرف، مائکروبز عالم منیرا سے پھپھوند تک۔ اب ہم اپنی عام آنکھوں سے نہ نظر آنے والی خردبینی دنیا کے اندر جھانکیں گے۔ پہلے 3 عالم یعنی منیرا، پروٹسٹا اور پھپھوند کی ان خاص باتوں پر نظر ڈالیں گے جو امتحان میں سیدھے سیدھے پوچھی جاتی ہیں۔ یہ جو مائکروبز کی دنیا ہے نا، یہ واقعی بہت پراسرار اور دلچسپ ہے، تو چلیں تھوڑا اور قریب سے سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیے، منیرا اور پروٹسٹا میں ایک بہت ہی واضح فرق ہے۔ عالم منیرا کے اندر وہ تمام بیکٹیریا آتے ہیں جو غیر واضح مرکز آوردار یعنی پروکیریوٹک ہیں۔ دوسری طرف پروٹسٹا میں امیبا اور یوگلینا شامل ہیں جو حرکت کے لیے سیلیا یا کاذب پیر، جنہیں ہم سوڈوپوڈیا کہتے ہیں، ان کا استعمال کرتے ہیں۔ اور ایک چیز جو آپ کو یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ یہ دونوں عالم یک خلوی یعنی یونی سیلولر ہیں، لیکن پروٹسٹا کے خلیے میں ایک واضح مرکزہ ہوتا ہے جبکہ منیرا میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ فرق امتحان کے لحاظ سے بہت اہم ہے، تو اسے ذہن نشین کر لیں۔ اب آتے ہیں تیسرے عالم یعنی پھوند یا فنجائے پر۔ اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ اپنی غذا مردہ اور سڑے گلے اجسام سے حاصل کرتے ہیں، اسی لیے انہیں گند خور یعنی سیپروفٹک کہا جاتا ہے۔ اور سب سے ضروری بات، ان کی خلوی دیوار ایک خاص قسم کے نشاستے سے بنی ہوتی ہے جسے ہم کائٹین کہتے ہیں۔ ساتھیوں، اس کائٹین والے پوائنٹ پر ایک بڑا سا سٹار مارک لگا لیں، یہ مہا ٹی ای ٹی کا سمجھے فیورٹ سوال ہے۔ اور ہاں، چونکہ پھوند میں کلوروفل نہیں ہوتا، اس لیے یہ شعاعی ترکیب یعنی فوٹو سنتھسس نہیں کر سکتے، یہ بات بھی یاد رکھیے گا۔ ہمارا چوتھا حصہ ہے وائرس اور بیکٹیریا۔ اب ہم خردبینی جانداروں کی سب سے چھوٹی لیکن شاید سب سے خطرناک اقسام کے بارے میں جانیں گے۔ ان کی ساخت کیسی ہوتی ہے اور ان سے کون کون سی بیماریاں پھیلتی ہیں، اس پر ہمارا خاص فوکس ہوگا۔ بالکل، اور آج کل کے حالات میں تو مائکرو بایولوجی اور ان سے جڑی بیماریاں امتحانات کا ایک لازمی حصہ بن چکی ہیں، تو یہ سیکشن بہت دھیان سے سنیے گا۔ اگر ہم بیکٹیریا کے سائز کی بات کریں تو ان کی جسامت عام طور پر 1 مائکرومیٹر سے لے کر 10 مائکرومیٹر تک ہوتی ہے، لیکن ان کی سب سے حیرت انگیز اور خطرناک بات یہ ہے کہ اگر حالات سازگار ہوں تو یہ ہر 20 منٹ میں اپنی تعداد کو بالکل دگنا کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، اور بیکٹیریا کی مختلف شکلیں بھی ہوتی ہیں، جسے جو گول مٹول سے ہوتے ہیں انہیں ہم کرہ نما یعنی کوکس کہتے ہیں، اور جو ڈنڈے یا سلاخ کی طرح دکھتے ہیں وہ سلاخ نما یا بیسلس کہلاتے ہیں۔ شکل اور نام کا یہ کنیکشن یاد رکھیں گے تو امتحان میں بڑی آسانی ہوگی۔ اب تھوڑی بات وائرس کی کر لیتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ مکمل خلیے ہوتے ہی نہیں بلکہ صرف ڈی این اے یا آر این اے کا ایک دھاگا سا ہوتے ہیں۔ انسانوں میں یہ پولیو، انفلوئنزا اور HIV جیسی بیماریاں پھیلاتے ہیں، جانوروں میں پوکورنا وائرس ہوتا ہے اور پودوں میں ٹماٹر کا ویلٹ وائرس پایا جاتا ہے، اور جو وائرس بیکٹیریا پر ہی حملہ کر دیتے ہیں انہیں بیکٹیریوفاج کہتے ہیں۔ اچھا چلے، آپ لوگوں کے لیے ایک ٹاسک ہے، ذرا جلدی سے کامنٹ باکس میں کسی بھی اور نباتاتی وائرس کا نام لکھ کر بتائیں۔ ابھی کامنٹ کریں، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا علم کیسا ہے۔ اور اب باری ہے ہمارے 5ویں حصے کی، مہا ٹی ای ٹی کے سابقہ پرچہ جات کے سوالات۔ یہ وہ حصہ ہے جس کا ہم سب کو بے صبری سے انتظار تھا۔ اب ہم وہ سوالات دیکھیں گے جو پچھلے سالوں میں آ چکے ہیں۔ ہم سوال پڑھیں گے اور آپ کو جواب دینے کے لیے چند سیکنڈز کا وقت ملے گا۔ جی بالکل، تو سبھی امیدوار ایک دم الرٹ ہو جائیں، اپنے کی بورڈز پر ہاتھ رکھ لیں اور کمنٹ باکس میں جواب ٹائپ کرنے کے لیے تیار رہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں آپ کی تیاری کتنی مضبوط ہے۔ تو یہ رہا پہلا سوال۔ 1969 میں جانداروں کی 5 اقلیمی جماعت بندی کا نظام کس نے پیش کیا تھا؟ بہت ہی آسان سوال ہے، جلدی سے کامنٹ میں اپنا جواب لکھیں۔ آپ کے پاس صرف 3 سیکنڈ ہیں۔ 3، 2، 1۔ جی ہاں، بالکل صحیح، اس کا درست جواب ہے رابرٹ وٹیکر۔ اگر آپ نے شروع میں ٹائم لائن غور سے سنی تھی تو یہ جواب آپ کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ چلیے اگلا سوال براہ راست حقائق پر مبنی ہے۔ بیکٹیریا کی جسامت یعنی سائز عام طور پر کتنا ہوتا ہے؟ بتائیے۔ اور اس کا بالکل درست جواب ہے 1 مائکرومیٹر سے 10 مائکرومیٹر تک۔ ہمیشہ یاد رکھیں، خردبینی جانداروں کو ناپنے کے لیے سینٹی میٹر یا ملی میٹر نہیں بلکہ مائکرومیٹر اور نینومیٹر کا استعمال کیا جاتا ہے۔
सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। आलम फफूंद यानी फंजाई की खलवी दीवार किस पेचीदा नशास्ते से बनी होती है? याद है ना, हमने इस पर खास जोर दिया था। ये मखसूस नाम उम्मीदवारों को हर हाल में याद होना चाहिए। जल्दी से अपना जवाब कमेंट करें। और इसका सही जवाब है काइटीन। ये सवाल बार बार कई दफा दोहराया गया है, तो इससे बिल्कुल पक्का याद कर लें। चौथा सवाल, अमीबा जो कि आलम प्रोटिस्टा का एक जानदार है, वो हरकत करने के लिए किस मखसूस साख्त का इस्तेमाल करता है? सोचिए और फौरन कमेंट कीजिए। हाँ, इसका सही जवाब है काजिब पैर, जिसे अंग्रेजी में हम सूडोपोडिया कहते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये साख्त उन्हें न सिर्फ चलने में बल्कि खुराक पकड़ने में भी मदद देती है। और पिछले सालों की पर्चियों का ये आखिरी सवाल, कौन सा मखसूस वायरस टमाटर के पौधों में विल्ट नामी बीमारी पैदा करता है? अरे ये तो अभी कुछ देर पहले हमने वायरस वाले हिस्से में ही डिस्कस किया था। जल्दी बताएं। बिल्कुल सही, इसका नाम ही टमाटर का विल्ट वायरस है। पौधों की बीमारियों के नाम अक्सर उनके पौधे और अलामत से ही जुड़े होते हैं, तो ये तुक्का लगाना भी आसान होता है। अब हम आ गए हैं अपने छठे और आखिरी हिस्से पर, मुतवक्के सवालात और मंतिक। आइए देखते हैं कि जो कुछ हमने सीखा वो लॉजिकल रीजनिंग में कैसे काम आता है। हमने आपके लिए 3 मुतवक्का सवालात तैयार किए हैं जो आपके इल्म को एक नए जाविये से परखेंगे। बिल्कुल, ये वो सवालात हैं जो आपको रटने की बजाय दिमाग लड़ाने पर मजबूर करेंगे। चलिए देखते हैं कि इन साइंसी पहेलियों को कौन सबसे तेजी से सुलझाता है। तो फर्ज कीजिए आप लेबोरेटरी में हैं और खुर्दबीन के नीचे आपको एक ऐसा जानदार मिलता है जो यक खलवी है, लेकिन उसमें कोई वाज़े मरकज़ा नहीं है। तो बताइए वो किस आलम से ताल्लुक़ रखता है? ज़रा अपनी मंतिक लगाइए। गैर वाज़े मरकज़ा बरदार यानी प्रोकैरियोटिक जानदारों का तो सिर्फ एक ही आलम है ना, और वो कौन सा है? जी हाँ, आलम मुन्नेरा, क्योंकि तमाम के तमाम बैक्टीरिया इसी एक कैटेगरी में आते हैं। दूसरा मुतवक्को सवाल थोड़ा ट्रिकी है। एक जानदार कसीर खलवी तो है, लेकिन वो शुआई तरकीब यानी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। तो क्या ये पौधा है या फफूंद? बहुत ही दिलचस्प सवाल। देखिए, पौधे तो अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है। अब चूंकि ये जानदार शुआई तरकीब कर ही नहीं रहा, तो सीधी सी बात है ये फफूंद यानी फंजाई होगा, क्योंकि वो तो मुर्दा अजसाम से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं ना। और हमारा आज का आखिरी रियाजियाती और हयातियाती सवाल, अगर कोई खुर्दबीनी जानदार साजगार हालात मिलने पर हर 20 मिनट में अपनी आबादी बिल्कुल दोगुना कर लेता है, तो वो क्या है? हमने अभी कुछ देर पहले ही पढ़ा था कि इस खुर्दबीनी दुनिया में इतनी तेज रफ्तार अफजाइश नस्ल सिर्फ एक ही जानदार कर सकता है, और वो है हमारे बैक्टीरिया। ये एक खास अमल जिसे इनकसाम दुई या बाइनरी फैशन कहते हैं, इसके जरिए इंतहाई तेजी से बढ़ते हैं। तो साथियों, खुर्दबीनी जानदारों की ये ना नजर आने वाली दुनिया हमारी जिंदगियों पर कितना बड़ा असर डालती है ना हैरत अंगेज? बीमारियों से लेकर हमारे माहौलियाती तवाज़ुन तक ये हर जगह मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि क्लासिफिकेशन का ये पूरा मौजू आपको बखूबी समझ आ गया होगा। अगर हमारी ये मेहनत आपको पसंद आई हो तो इस मास्टर क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल इरशाद वहनवाड़ को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। जी हाँ, और एक बार फिर याद दिलाता चलो, डिस्क्रिप्शन में मौजूद पीडीएफ नोट्स और क्विज का लिंक जरूर चेक करें, क्योंकि प्रैक्टिस ही कामयाबी की कुंजी है। महा टीईटी इम्तिहानात के लिए आप तमाम उम्मीदवारों के साथ हमारी दिली नेक तमन्नाएं हैं। बस अपनी मेहनत यूं ही जारी रखें और हम मिलते हैं आपसे अगली मास्टर क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।